आज की चर्चा। मंगलवार 25 नवंबर AM2 रेडियो मॉरिशस और साथ ही हमारे MBC3 के दर्शकों का आप सभी का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। आज की चर्चा इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं और आपको बता दें ये जो प्रोग्राम है इसे आप रेडियो मॉरिशस और साथ ही रेडियो मॉरिशस के फेसबुक पेज पर आप लाइव देख पा रहे हैं और साथ ही MBC3 पर यह प्रोग्राम जो है इस समय लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। इसी कार्यक्रम को जो है रीब्रॉडकास्ट किया जाएगा दोपहर के 3 बजे RM3 रेडियो मनोरंजन पर और साथ ही इसका रीब्रॉडकास्ट आप देख पाएंगे MBC3 पर दोपहर के 4 बजे से। और आज हमारा जो आज की चर्चा कार्यक्रम है वो एक विशेष विषय पर है। आज 25 नवंबर है। आज जो है मनाया जा रहा है एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इस दिन को यानी कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने का दिन। और अगर हम महिलाओं के खिलाफ हिंसा की बात करें तो समय के साथ हिंसा के रूप बदल गए हैं, लेकिन हिंसा आज भी हो रही है। और हमारे बीच आज के इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड फैमिली वेलफेयर से जो है मिस आनंदिका बुलजियों जी उपस्थित है, जो फैमिली काउंसलिंग ऑफिसर है। तो आनंदिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। नमस्कार सुमी जी। नमस्कार और धन्यवाद। और आज के इस दिन की बात करें, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने का दिन, तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? और हर वर्ष कोई ना कोई एक विशेष थीम होता है, तो इस वर्ष का थीम क्या है? जी, इस वर्ष का अगर UN का थीम देखें तो है यूनाइट टू एंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। डिजिटल वायलेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि पिछले 5-6 सालों से जो हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया ने बहुत एक वेव जैसा हमारी सोसाइटी पे असर किया है, एक वेव इफ़ेक्ट। और हर एक एज ग्रुप के लोग इस पे हैं, और जो खासकर महिलाएं और लड़कियां हैं, छोटी या बड़ी, वो ज़्यादा वल्नरेबल है जी। और जो उनकी पिक्चर्स हैं, तस्वीरें हैं, चाहे अपने पार्टनर्स के साथ जो इंटीमेट तस्वीरें हैं या कहीं भी उनके किसी फैमिली के साथ है, तो अब फोटोशॉप से इसका चेहरा उसके बॉडी पे डाल दिए, इसका उसका कर दिए, एक मॉर्फ कर दिए, एक मोहताज कर दिया जिसको बोलते हैं, या लीक कर दिए जो इंटीमेट पिक्चर्स है। तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो इसी को नज़र रखते हुए पिछले साल से इस साल तक ये जो UN का थीम डिसाइड हुआ है टू एंड डिजिटल वायलेंस। तो डिजिटल वायलेंस इसी कारणवश ये थीम इस साल के लिए चूज़ किया गया है, चाहे मॉरिशस में हो, बाहर हो, कहीं भी हो। चूँकि टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, जो पॉर्न वेबसाइट्स है वहाँ है, जो बच्चों के इंटीमेट वीडियोस भी बना के उस पर अपलोड करते हैं। तो सबको जब एक कंसेंसस हुआ तो फिर इस थीम पे अग्रीएबल हुए जी। और जो हमारी मिनिस्ट्री ने इस साल का थीम चुना है वो है कि फम तो पाजिस एंड विक्टिम तो एंड सॉन्समो, मतलब महिला आप सिर्फ घरेलू हिंसा की एक शिकार नहीं हो, आप अपने आप में बदलाव हो। तो इस पे मैं और भी आगे जाके और जानकारी दूंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी जानकारियों के लिए। कहीं ना कहीं आज के दिन का उद्देश्य अपने आप में एक बहुत बड़ा है। महिलाओं पर होने वाले हिंसा को समाप्त करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके अधिकारों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्व रखता है। और महिलाओं के खिलाफ हिंसा जो है कभी कभार घरेलू हिंसा का रूप ले लेती है, शारीरिक हिंसा होती है, फिर जो है मानसिक हिंसा होती है। उसके अलावा आजकल जो है सेक्शुअल हैरेसमेंट हो गया है, वर्क प्लेस हैरेसमेंट भी काफ़ी कॉमन हमें जो है बहुत सारे केसेस जो है इस पर सुनने को मिलते हैं। और आपने साइबर बुलिंग की बात की, आजकल साइबर से रिलेटेड भी काफ़ी सारे हिंसा है जो हमारे सामने आ रहे हैं। तो इन सभी हिंसाओं का जो है कहीं ना कहीं ये हिंसा होती क्या है, आपसे हम सरल शब्द में अगर जानना चाहें तो? अगर शारीरिक हिंसा की बात करें, फिजिकल वायलेंस, तो है मारना, पीटना, एक धक्का देना, थप्पड़ मारना, काटना, बाल खींचना, लात मारना, ये सब इसको फिज़िकल वायलेंस बोलते हैं, फिज़िकल अब्यूज़। और भी होता है जैसे चोक करना, गला दबाना, स्ट्रैंगल, और किसी को मुक्का मार देना, पंच, मतलब जो भी आप अपने हाथ से, अपने पैर से किसी और व्यक्ति के प्रति आप कर रहे हो एक फोर्स से, उसको फिजिकल वायलेंस बोलेंगे। अब है इमोशनल वायलेंस, वो दिखता नहीं है क्योंकि वो फिजिकली हम किसी पे इन्फ्लिक्ट नहीं करता है। आप अपनी बोली से, आप अपने बिहेवियर से, आप अपने
किसी एक हरकत से, एक जेस्चर से जो आप किसी को एक ट्रबल, एक पेन कॉज करते हो, उसको इमोशनल वायलेंस। अब उसका क्या होता है, जैसे आपने बहुत गुस्से में घर के सामान तोड़ दिए, आपने बहुत एक टोन में, एक बहुत भारी आवाज़ में आपने किसी को डराया, उसको इंटिमिडेट किया, या हमेशा जो भी प्रॉब्लम है सबकी ज़िम्मेदार आप उस एक व्यक्ति को ठहराते हैं और उसको कहीं और आने जाने नहीं देते, अपने परिवार वालों से मिलने नहीं देते। मतलब आप फिज़िकली कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका रवैया ऐसा है, आपका बिहेवियर ऐसा है कि उस पर्सन को, उस व्यक्ति को हर्ट होता है, फिर वो अंदर ही अंदर घुटता है। यानी कि एक तरह का इमोशनल हैरेसमेंट इसे हम कह सकते हैं। इमोशनल अब्यूज़। फिर है सेक्शुअल अब्यूज़। सेक्शुअल अब्यूज़, सेक्शुअल वर्ड काफ़ी कॉमन है और उसको समझाने का तरीका भी बहुत कॉमन है, लेकिन उस पर बहुत कम बात करते हैं, क्योंकि एक टैबू सब्जेक्ट है। मतलब किसी के साथ ज़बरदस्ती रिलेशनशिप, फिज़िकल रिलेशनशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप, किसी को प्रोस्टिट्यूशन के लिए फ़ोर्स करना, किसी को अबॉर्शन के लिए फ़ोर्स करना, आपके पार्टनर को या आपके इंटीमेट पार्टनर ही को। फिर किसी को ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट होने के लिए मजबूर करना, किसी को जैसे सोडोमी बोलते हैं वो करना, और कंट्रासेप्टिव पिल्स नहीं लेने देना। ऐसे मतलब जो उनका शरीर है उसको रिस्पेक्ट नहीं करके आप अपनी मर्ज़ी से उनके शरीर के साथ खिलवाड़ करना, खुद या किसी और से करवाना। फिर फाइनेंशियल अब्यूज़। फाइनेंशियल अब्यूज़, जो भी एक महिला है अगर वो काम करती है तो उसके जो घर खर्च के पैसे हैं, अगर उसका पार्टनर या उसका घर में कोई भी रिलेटिव हो जो उस पैसे को लेता है, उस पैसे से कुछ और करता है, या शराब लेता है या ड्रग्स लेगा, मतलब घर खर्च के पैसे को आप किसी और चीज़ में खर्च करो जो उससे उस महिला को एक स्ट्रेस होता है, और वो अंदर अंदर फिर सोचते हैं कि मैं काम करके पैसे कमा रही हूँ घर चलाने के लिए, ये मेरे घर के पैसे किसी और चीज़ में लगा रहा है और वापस मुझे कर भी नहीं रहा है। तो एक इम्बैलेंस हो जाता है घर में। अब या तो पैसे नहीं कंट्रीब्यूट करना, मतलब आप अपना पैसा अपने पास रखोगे, घर खर्च में नहीं दोगे, बच्चों के खर्च में नहीं दोगे। फाइनेंशियल अब्यूज़। फिर साइकोलॉजिकल अब्यूज़, जैसे माइंड गेम्स खेलना, गैस लाइट, अभी इसको ये बहुत कॉमन वर्ड हो गया है, गैस लाइटिंग की, जैसे एक ऐसी तरह से सवाल पूछना कि उस आदमी को लगे कि वही जिम्मेदार है, आप विक्टिम हो, वो अब बुरा बन गया, जबकि असल में जब देखा जाए तो वो विक्टिम है। आप अपना माइंड गेम्स खेल रहे हो, आप गैस लाइट कर रहे हो, आप ऐसे झूठ बोल रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो कि विक्टिम को लगता है कि वो गलत है, और घर में नहीं आने देना, घर से बाहर बंद कर देना, मतलब उनकी चीज़ें जिन पे उनका हक है उनको हक नहीं जताने देना। फिर है वर्बल अब्यूज़। वर्बल अब्यूज़ में मुंह से, मतलब गाली, इंसल्ट, कुछ ऐसे शब्द बोलना, कुछ हर्टफुल या धमकी देना कि देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, तुमको जला दूँगा, तुमको काट दूँगा, तुमको मार दूँगा, तुमको गला दबा दूँगा, अगर तुम मुझे छोड़ के गए तो तुम्हारा आता पता किसी को नहीं पता चलेगा, तो वो जिस पागत जिसको बोलते हैं पापू थो तो लापुशिया, ऐसे ऐसे जो वर्ड्स हैं, जो थ्रेटनिंग वर्ड्स हैं, वो किसी को बोलना। अब जब डिजिटल वायलेंस की बात करते हैं तो जैसे मैंने पहले कहा था कि स्टॉकिंग, मतलब अगर आपको कोई पसंद है, लड़का हो या लड़की, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं पे देखते हैं, तो अब उसका ऑनलाइन प्रोफाइल आप स्टॉक करना, आप फेक प्रोफाइल बना के उसको स्टॉक करते हो, वो क्या कर रही है, क्या फ़ोटो अपलोड कर रही है, कहाँ है, कि कितने लोग टैग करते हैं, चेक इन हियर, आम हियर, ऐसे। तो कितने लोग जब पता चल जाता है कि इस आदमी का पैटर्न क्या है, क्या बिहेवियर है, तो उसको स्टॉक करने लगते हैं वहाँ जाके, फिर उसकी तस्वीरें निकालेंगे, या जो तस्वीरें उसने अपलोड की है तो उसका गलत इस्तेमाल होगा, वो करेंगे, फिर ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। अब अगर कोई पार्टनर था जिनके साथ उन्हें कुछ इंटीमेट पिक्चर्स ली हो, तो पार्टनर फिर धमकी देता है, अगर ब्रेकअप हुआ तो अगर तूने मुझे इतने पैसे नहीं दिए, तुम्हारे सारे फ़ोटोज़ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, या तुम्हारे फैमिलीज़ को भेज दूंगा, या व्हाट्सएप पे लीक कर दूंगा। तो ऐसे फिर एक ब्लैकमेल होता है, जिससे और भी स्ट्रेस आता है महिलाओं को या लड़कियों को। तो पिछले कुछ सालों से जो डिजिटल वायलेंस है वो काफ़ी बढ़ गया है। चलिए, ये तो बात हुई डिजिटल वायलेंस की। अपने आप में डोमेस्टिक वायलेंस भी एक काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, और आज भी हम देखते हैं कि समाज में इसे रोकना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इज़ इट कि औरतें जो है अपने ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में बात नहीं करना चाहती हैं, या एम्बैरेसमेंट फील करती है। होता है ना कि मेरा पति अगर मुझसे बुरा बर्ताव कर रहा है, या घर के अन्य सदस्य भी अगर बुरा बर्ताव कर रहे, तो अपने से बोलने में हिचकिचाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, है ना, या तो फिर अपने फैमिली को जो है नाम न खराब हो करके चुप रह जाते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? कल ही मेरे पास एक केस आया, मैं क्या बोलूँ। तो ऐसा है, पढ़ी लिखी महिलाओं में भी और ज़्यादा जो पढ़ी लिखी नहीं है उनमें भी। क्या फ़र्क होता है कि
जब एक शादीशुदा महिला जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, मैं 40+ महिलाओं की बात कर रही हूँ, 40+, 50+, जो पहले के ज़माने का ये था कि अगर आपने शादी की तो आपको शादी निभानी है, मतलब आपका पति जैसा भी हो आपका पति है, आपको साथ में रहना है। तो साथ में काम करके या कुछ भी फैमिली बिजनेस हो उसमें काम करके सहयोग करके घर बनाने में या घर को एक्सटेंड करने में वो अपना सहयोग देंगी काम करके, भले ही बिजनेस उनके नाम पे ना हो या खेती बाड़ी उनके नाम पे ना हो, लेकिन अपना सहयोग देंगी, पैसा कमाएंगी, पति को पैसा कमाने में और फिर उस पैसे को मैनेज करने में हेल्प करती हैं। लेकिन फिर बाद में जाके जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पति बोलने लगता है कि तुमने कुछ नहीं किया है, तुमने तो ये घर नहीं बनाया है, तुमने ये नहीं किया है, वो नहीं किया है, मैं तुमको आसानी से घर से निकाल सकता हूँ, तुम तो जाओगी कहाँ, तुम्हारा कोई परिवार वाला तुमको लेगा नहीं, सब तो है नहीं, या जो है तुम्हारी बात मानेंगे नहीं, क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम्हारी बात कौन मानेगा। तो ऐसे उसको मैनिपुलेट करते हैं। फिर उस लेडी, उस महिला को लगता है कि वो छोड़ के जाए तो जाए कहाँ। और फिर जब पुलिस के पास जाएंगे तो फिर पुलिस बोलती है कि अगर आपने रिपोर्ट किया तो फिर उनके अरेस्ट करना पड़ेगा, फिर उनकी ज़मानत के लिए इतने पैसे लाने पड़ेंगे, कोर्ट आना पड़ेगा। अब फिर वो महिला सोचते हैं कि परिवार वाले क्या बोलेंगे, उनके पति के परिवार वाले उन्हीं को दोष देंगे कि तुमने एक छोटी सी बात को बढ़ा दिया। तो ये सब सोच के फिर कितनी महिलाएं चुप रह जाती है। लेकिन अब जो यंग जनरेशन है, 30, 40s, अर्ली 30s, अर्ली 40s, वो सोचती है कि नहीं, अगर आज मैं चुप रहेगी तो हमेशा मुझे चुप रहना पड़ेगा, और मेरे खुद के बच्चे हैं, मेरी बेटी है या मेरी बहन है, तो मैं क्या एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैं अपने लिए नहीं खड़ी होंगी तो कल जब उनके साथ कुछ होगा तो मैं कैसे उनके लिए कुछ बोल पाऊँगी। तो इसीलिए खुद के लिए खड़े होना चाहिए। मुश्किल है, चूँकि बातें सुनने को मिलेंगी, कितने लोग ब्लेम भी करेंगे तो शायद तुम्हारी गलती है, लेकिन जो आप उस स्थिति में आप झेल रहे हो वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। इसलिए आपको अपने लिए खड़ा होना चाहिए। और आप अकेली नहीं हैं, आपके जैसे और बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर का सोच के कि अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी। ऐसे ही किसी को छोड़ना आसान नहीं है, लॉ स्ट्रिक्ट है। अगर आपने भले ही घर बनाया नहीं, लेकिन आपने घर में कंट्रीब्यूट किया, काम करके या कुछ भी करके, और आपका सिविल मैरिज डिसाइड करेगा कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं। और कितने सारे लोगों को जो नहीं पता है वो इजीली इन्फ्लुएंस होके फिर अपना केस विड्रॉ कर लेती है। ऐसा भी होता है कि एक महिला जो है इस प्रकार की हिंसा का शिकार हो रही है, वो शिकायत नहीं करना चाह रही है पुलिस में ताकि जो है बात बिगड़ ना जाए, क्या वो मंत्रालय की ओर आ सकती है और उसे सलाह दी जा सकती है कि उसे इस स्टेज पर जो है या जिससे वो गुजर रही है उसे अब क्या करना चाहिए? जी, हम लोग सलाह दे सकते हैं, हम समझाते भी हैं कि अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस की, घरेलू हिंसा की शिकार है तो मंत्रालय में ये सारे सर्विसेज है। लेकिन जहाँ फिज़िकल अब्यूज़ आ जाता है, जहाँ धमकी आ जाती है, वहाँ एक पुलिस कंप्लेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार दो बार हुआ इसकी गारंटी नहीं है कि दोबारा नहीं होगा। फिर जब आप पुलिस कंप्लेंट कर देंगी तो आपको एक ओबी नंबर मिलेगा। कितने लोग एक डिक्लारेशन में, एक पुलिस रिक्वेस्ट में और एक लॉन्थरे में कंफ्यूज हो जाती है। जब एक इंसिडेंट होता है तो पुलिस में जाकर बोलते हैं कि नो जिस विन को जिक्ली, नो जिस विन वार्निंगली, आप आके सिर्फ मेरे पति या जो जिसने भी मेरे साथ हिंसा किया है, घर के सदस्य हैं, आप उनसे सिर्फ बात करो, उनको समझाओ, उनको एक वार्निंग दो। वार्निंग एक डिक्लेरेशन नहीं होता है। तो अगर आप सिर्फ पुलिस को बोलेंगे आके वार्निंग देने के लिए तो वो आके देंगी, लेकिन उस पर कानूनी कार्रवाई, कोर्ट की कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। अब एक डिक्लेरेशन में जब बोलता है कि वो अंदर हो जाएगा, पुलिस सेल में जाएगा, आपको कोर्ट आना पड़ेगा, आपको या जिस किसी को भी जो ज़मानत के लिए आएगा उसको कोर्ट आना पड़ेगा, फिर ये केस साल भर कोर्ट में आएगा जाएगा, फिर कितने लोग ये सोच के भी पीछे हट जाते हैं। लेकिन जब एक पुलिस डिक्लेरेशन करेंगे और जो पुलिस एक्शन लेगी वो पुलिस के ऊपर है। अरेस्ट तो करना पड़ेगा, डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी ऑफ द इंजरी ऑफ द केस। फिर जो आपको ओबी नंबर मिलेगा, आप जब मंत्रालय आएंगी तो फिर उस ओबी नंबर पे एक एफिडेविट बना के एक प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो यहाँ के रीजनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उसमें। तो फिर एफिडेविट के बेसिस पे और आपसे जो भी मैजिस्ट्रेट सवाल पूछेंगे उसके दम पे फिर डिसाइड होगा कि आपको एक इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल सकता है या नहीं। लेकिन वो एक केस टू केस बेसिस है। आपने कैसे अपना केस पुलिस को समझाया, पुलिस ने कैसे आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, आप जब ऑफिस है तो आपने क्या बोला अपने स्टेटमेंट में, और फिर आपके एफिडेविट में क्या गया, ये सब एक कड़ी है, एक लिंक है। यहाँ कुछ और बोल के ऑफिस में कुछ और नहीं बोल सकते, क्योंकि सब मैच होना चाहिए। कितने लोग स्ट्रेस में आके बोलते हैं नहीं मैं वहाँ ये बोलना भूल गई, तो फिर हम पुलिस से देखते हैं कि क्या एक फर्दर स्टेटमेंट दे सकते हैं या नहीं। अगर ज़रूरी है तो
क्योंकि उस टाइम पे इतना स्ट्रेस होता है कि कितनी बातें वो लोग भूल जाते हैं। बाद में जब सोच रहे होते हैं, एक रिकैप होता है, तब उनको याद होता है कि नहीं ऐसे भी हुआ था, इसने ये भी कहा था। तो ये सारे जो यानी कि सारी इम्पोर्टेंट बातें चीज़ जो है है आपको जो है ठीक तरह से आपको याद होनी चाहिए, और आपने क्या कहा इसका भी एक रिकॉर्ड आपके पास भी होना चाहिए। वर्ड टू वर्ड जो भी धमकियाँ हैं, वर्ड टू वर्ड हम लोग वही लिखते हैं जी। और फिर ये तो प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात हो गई। अब फिर होता है कि जो अभी आपके परपेट्रेटर्स हैं उनको भी ऑफिस अब हम बुला सकते हैं समझाने के लिए। हम लोग वार्निंग नहीं देते, हम समझाते हैं, हम एक मीडिएशन जैसा करते हैं कि ठीक है आपने ऐसे ऐसे किया तो लॉ के हिसाब से ये सैंक्शन है। अब फिर आप बताओ, आपने अगर ऐसे बिहेव किया अपने पत्नी के प्रति या अपनी बेटी या अपनी बहन के प्रति या अपने पार्टनर के प्रति, तो क्या वजह है, क्या रीजंस है, हम कैसे मदद कर सकते हैं आपके कपल की जो इसमें वायलेंस कम हो या ना हो। तो हमने एक की बात सुनी, दूसरे की बात भी सुननी चाहिए क्योंकि दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं। तो फिर जब सब सुन के समझ के फिर हम आपस में सारे कलीग्स एक केस कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि इस कपल के लिए या इस केस में क्या बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा। साइकोलॉजिस्ट, फैमिली काउंसलिंग, लीगल एडवाइस, ये सब हम पहले महिला को या जो भी एक विक्टिम है उनको समझा देते हैं। फिर जो भी बोथ पार्टीज़ की बात सुन के फिर हम बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं। जी, यानी कि सभी जो है यूनिट से एक साथ मिलकर काम करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से जो है सोल्यूशन निकाला जाए। ये तो बात हुई डोमेस्टिक वायलेंस की। आजकल जैसे आपने समय के साथ कहा, ऑनलाइन जो हैरेसमेंट है वो भी काफ़ी बढ़ गया है, ऑनलाइन अब्यूज़ जिसे कहते हैं। तो इसे रोकने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? अगर हम हमारी महिलाओं की बात करें या स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों की बात करें, क्योंकि ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि जो महिलाएं कम शिक्षित है वही डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। नहीं, आज के समाज में हर कोई शिक्षित है। तो क्या महिलाओं का शिक्षित होने के बावजूद भी आजकल इन सभी हिंसाओं का शिकार हो रहे हैं? क्योंकि ऑनलाइन अगर आप जा रही है तो कहीं ना कहीं आपको बेसिक चीज़ें पता हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपना सकते हैं और अपने आप को ऑनलाइन हैरेसमेंट से या ऑनलाइन अब्यूज़ से दूर रख सकते हैं? पिछले साल से जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ जेंडर कॉलेज एंड फैमिली वेलफेयर, वो साइबर क्राइम के यूनिट के सहयोग से हर एक सोशल वेलफेयर सेंटर में जाके या जो यूथ सेंटर्स है उसमें जाके टॉक सेंसिटाइजेशन कैंपेन्स हम लोग कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो साइबर क्राइम्स यूनिट के स्पेशल ऑफिसर्स हैं वो आके समझाते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलिंग क्या है, ऑनलाइन हरासमेंट क्या है, ऑनलाइन स्टॉकिंग क्या है, जो बच्चे हैं जो ऑनलाइन गेम्स खरीदते हैं वो कैसे फ्रॉड है, पेरेंट्स को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, अपने जो वीज़ा कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है उसका पासकोड कभी बच्चों को ना दें, क्योंकि कौन उनके साथ क्या ट्रांजैक्शन कर रहा है ऑनलाइन आपको नहीं पता। एक एग्जांपल मुझे याद है, किसी एक पिता के अकाउंट से 3 लाख रुपए बच्चे ने गेम्स में उड़ा दिए थे क्रेडिट कार्ड के ज़रिए। तो ऐसे सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं। फिर वो लोग ने एक जो सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है, काफ़ी इन डेप्थ है, मैंने ही कुछ सेशंस अटेंड किए हैं एज फैसिलिटेटर। तो वो लोग बहुत बारीकी में जाके, डिटेल में जाके सब समझाते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, वो लोग कैसे अप्रोच करते हैं, जिसे बच्चों को ग्रूमिंग बोलते हैं कि बच्चों को कैसे ग्रूम करते हैं। वो अडल्ट है, आप एक माइनर हो, कैसे आपसे अच्छे से बात करेगा सब कुछ, फिर कैसे को बहला फुसला के आपसे आपके इंटीमेट पिक्चर्स मांगेंगे कि अगर तुम मुझे पसंद करते हो ऐसे भेजो वैसे भेजो, मैं आपके लिए गिफ्ट्स भेज रहा हूँ, मैंने पार्सल भेजा है। अडल्ट्स के साथ भी होते हैं जो ऑनलाइन महिलाएं हैं जो पार्टनर्स को ढूंढती हैं डेटिंग वेबसाइट्स पे। अब आपको कौन मिल रहा है कौन नहीं आपको नहीं पता किस टाइप का आदमी है, क्योंकि वो ऑनलाइन है, आपसे चैट करेगा, सब कुछ करेगा, इंटीमेट पिक्चर्स मांगेगा। फिर कितनी सारी महिलाएं जो अकेले होती हैं, जो लोनली फील करती हैं, उनको लगता है कि हाँ कोई उनकी केयर कर रहा है, कोई उनको पूछ रहा है आपने खाया कि नहीं, आपने क्या किया क्या नहीं किया, फिर इसीलिए वो लोग भेज देती है। अब वो फ़ोटो कहाँ जाएगा उनको नहीं पता, क्योंकि डार्क वेब भी है, कहाँ जाएगा, उसके साथ कौन क्या करेगा नहीं पता। तो जब सब लीक हो जाता है तब वो लोग जब पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस उनको डायरेक्ट करती है साइबर क्राइम यूनिट, जो सब ट्रेस करके ट्रैक करके उनका मोबाइल लेके व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करके तब वो एक्शन लेती है। जिस अगर कोई सोशल मीडिया को कांटेक्ट करना है, प्लेटफॉर्म को या जो उसका हब है, तो लोग उनके साथ डायरेक्ट लिंक करते हैं ताकि ये सारा कुछ हटाया जाए। जितना मुझे पता है, जितना मैंने उनसे सुना है, सीखा है, मैंने सिंपल शब्दों में समझाया, लेकिन उनका काम बहुत इन डेप्थ जाके डिटेल में होता है। एग्जैक्टली। और आजकल समय के साथ हम ये भी देख रहे हैं कि वर्क प्लेस हैरेसमेंट भी जो है एक कॉमन चीज़ बनते जा रही है। तो कुछ इस तरह के केसेस भी आपके यहाँ रिपोर्ट होते हैं?
अब ज़्यादा होने लगे। पहले महिलाएं चुप रहती थी, चूँकि वो जेंडर इक्वालिटी की बात जब करते थे तो प्रमोशन नहीं मिलेगा, इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो तो प्रमोशन नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में हो तो इंक्रीमेंट पीएमएस में अच्छे मार्क्स नहीं देंगे, ऐसे कुछ होता था। लेकिन अब धीरे धीरे ये माइंडसेट चेंज होने लगा है, क्योंकि जब हम आके काम कर रहे हैं तो एक पुरुष को और एक महिला को क्यों डिफरेंट नज़रिए से देखा जाए। काम मैं भी कर रहा हूँ, काम मैं भी कर रही हूँ, दोनों का काम बराबर है, तो क्यों एक को एक स्पेशल प्रिविलेज दिया जाएगा जिसने कुछ किया, और जिसने कुछ नहीं किया आप उसको बार बार पीछे करोगे। तो फिर बहुत सारी महिलाएं अब धीरे धीरे आगे आके सब डिनाउंस करती है, बोलती हैं। तो जो महिलाएं काम करती है और वर्क प्लेस हैरेसमेंट को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकती है? वर्क प्लेस हैरेसमेंट को, जैसे अगर किसी ने हमेशा आपको सबके सामने इंसल्ट किया, हर बात पे आपको बोला कि नहीं आपका काम ठीक नहीं है, ये दोबारा से करके आओ, या फिर आपको अगर सेक्सुअल हरासमेंट की बात करें, ये तो मेंटल हरासमेंट हुआ, आपसे ठीक से बात नहीं करना, हमेशा आपके काम में नुक्स निकालना, आपको सबके सामने इंसल्ट करना, मतलब आपको फील हो कि इसको मुझसे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, जो कभी कभी होता भी है। अब जब सेक्सुअल हरासमेंट की बात करेंगे एट वर्क, तो पीछे से आके एक हाथ लगाना, या आपके परमिशन के बगैर परमिशन के बिना आपको छूना, ऐसी जगहों पे छूना जहाँ प्राइवेट है, या ऐसे करीब आके खड़े हो जाना, सटना, जो आपका पर्सनल स्पेस है उसको इन्वेड करना, या फिर डायरेक्टली पूछना कि मेरे साथ चलोगी डेट पे, या मेरे साथ बंगलों में चलोगी, या मेरे साथ डिनर पे चलोगी, ऐसे धीरे धीरे अप्रोच करना। वो शादीशुदा हो या ना हो, लेकिन उसकी लाइफ में इंटरफेयर करना कि तुम्हारे पति के साथ रिलेशनशिप कैसा है, ये वो वगैरह, ऐसे ऐसे इनडिसेंट सारे सवाल पूछना जो होता है। तो जो वर्क प्लेस हैरेसमेंट होता है उसका भी रिपोर्ट आपके यहाँ पर महिलाएं करती है? किस तरह के कॉमन केसेस आपको मिलते हैं? जो उनका कंप्लेंट का चैनल है वो पहले अपने एचआर को करती हैं, फिर पुलिस में अगर कितने लोग चाहे तो पुलिस, क्योंकि पुलिस केस में एचआर इन्वॉल्व नहीं होता है, वो विक्टिम पे डिपेंड करता है। एचआर अपने हिसाब से डिसिप्लिनरी कमेटी बैठा के अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, मतलब कि वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जितना कम लीक हो सके, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन का सवाल भी होता है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। फिर होता है अगर आपने पुलिस में गया, आपने पुलिस कंप्लेंट की, तो उसकी अलग से एक इन्वेस्टिगेशन होगी। अब जब हमारे मंत्रालय के पास ये सारे केसेस आते हैं तो मोस्टली जो एचआर डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो रिफ़र करते हैं कि इसको आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट दो या इसको लीगल एडवाइस चाहिए, तब हमारी मंत्रालय, हमारा यूनिट इन महिलाओं की मदद करता है। फिर भी हम देखते हैं कि महिलाओं के खिलाफ ये जो हिंसा है आज भी समाज में कहीं ना कहीं है, और इसको पूरी तरह से मिटाना थोड़ा सा मुश्किल हो ही जाता है। और अगर हम महिलाओं की शिक्षा की बात करें तो शिक्षा कितना बड़ा रोल प्ले करती है एक महिला के जीवन में? किस तरह से वो अपने आप को इन सभी हिंसा से, इन सभी वायलेंस से बचा कर रख सकती है? जी, शिक्षा की बात करें तो पढ़े लिखे होना ना होना इसका बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, भले ही वो फॉर्म 5, फॉर्म 4 या एचएससी या डिप्लोमा या डिग्री लेवल की हो, उनमें इतनी एक इनिशिएटिव होती है कि वो जाके रिसर्च करे, पूछे, जानकारी ले कि ये अगर हो रहा है किसी के साथ, अपने साथ डायरेक्टली नहीं बोलती है, बोलते हैं कि हाँ अगर किसी का ऐसा हो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके क्या स्टेप्स है, उसको कैसे रिपोर्ट करते हैं, मतलब वो आगे आके हेल्प मांगती हैं, भले ही इनडायरेक्टली, लेकिन वो पता करती हैं, ऑनलाइन जाके सर्च करती हैं, मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे सर्च करती है, जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उस पर कॉल करके पूछते हैं कि मैं इस रीजन में रहती हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम है, मिनिस्ट्री कैसे हेल्प कर सकती है। फिर अब जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं या जो बिल्कुल स्कूल नहीं गई हैं, उनको नहीं पता है कि मिनिस्ट्री है या मिनिस्ट्री क्या सेवाएं देती है, या वो कैसे कहाँ से मदद ढूंढ सकती हैं। जैसे पुलिस में भी जाएंगी तो कितने लोगों को ठीक से समझाने नहीं आता है कि पुलिस कैसे सवाल पूछेंगी, मैं क्या जवाब दूंगी, मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा, पहले ही बहुत चीज़ें अस्यूम करके वो डर जाती हैं। अब जो कम पढ़ी लिखे महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं भी हैं, उनके हेल्प के लिए जो मिनिस्ट्री की तरफ से सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स वो हमेशा से होता आया है, अब अभी भी करते, अब ज़्यादा करते हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस कैंपेन, सेंसिटाइजेशन कैंपेन्स। तो उसमें हमारे जो मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स हैं, फैमिली वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स या कभी कभी फैमिली काउंसलिंग ऑफिसर्स भी, हम डिफरेंट रीजन्स में जाके जो
एसोसिएशन दे फार्म है, वुमेन एसोसिएशन, या जो हाउसवाइफ या कुछ भी, या जो वर्किंग वुमेन है, अगर एक सैटरडे को करता है तो वर्किंग वुमेन्स भी आती हैं आफ्टर आवर्स। अगर वीकडेज़ में जा रहे हैं 5-6 बजे के बाद तो भी उनको एक घंटे का टाइम निकाल के वो आती हैं, क्योंकि हर किसी को टाइम नहीं कि ऑनलाइन जाके आप सर्च करो। तो जब सामने से आके ऑफिसर या जो आपके सोशल वेलफेयर सेंटर के लोगों ने ये पूरा बंदोबस्त किया एक सेंसिटाइजेशन कैंपेन के लिए, तो उसमें जाके ऑफिसर समझाते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस है क्या, उसके प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, उनके खिलाफ लॉ क्या बोलता है, आपके राइट्स क्या हैं एज अ विक्टिम, अगर आप विक्टिम हो या अगर आप किसी को जानते हो जो विक्टिम है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, मंत्रालय आपकी किस रूप से आपकी मदद करेगी, पुलिस में आपको आप जब पुलिस में जाएंगे तो पुलिस को आपको कैसे समझाना है ताकि आपका स्टेटमेंट लिया जाए। तो ये सब हम जाके एक सेंसिटाइजेशन कैंपेन रेगुलरली मिनिस्ट्री की तरफ से होता है, वो साल भर होता है। और उसके बाद जो एक रिफ़्रेशमेंट होता है, क्योंकि वो लोग अपना समय निकाल के हैं तो हम लोग वो भी देते हैं। और उसके अलावा वायलेंस आता है एज एन एंड रिजल्ट। उससे पहले जब देखें तो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स या कपल कॉन्फ्लिक्ट्स, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो रूट कॉजेज़ हैं, या जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट, देखते हैं कि दादा पोते में भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। जो खासकर जो आजकल के बच्चे पोते नाती पोती सब ड्रग्स में चले जाते हैं या अल्कोहल में चले जाते हैं, तो कैसे अपने बड़े बुजुर्गों को वो लोग परेशान करते हैं जो एक ही घर में रहते हैं। तो उनके लिए हम लोग शुरू से इंटरजेनरेशनल प्रोग्राम्स चलाते आए हैं, जहां मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स जाते हैं और जो एक परिवार के डिफरेंट जनरेशन्स हैं, डिफरेंट पीढ़ियां हैं, सबको एक साथ लाके हम एक एक्टिविटी करते हैं, एक बॉन्डिंग टाइम जिसको हम बोलते हैं, कि आप बताओ कि आपके परिवार में, बच्चों से पूछने जाते हैं कि आपके परिवार में दादा दादी का क्या महत्व है, क्यों ज़रूरी है परिवार में बुज़ुर्ग का होना, अगर आप साथ में नहीं रहते हो, अलग रहते हो, तो आप कितनी बार आते जाते हो, आपका बॉन्डिंग कैसे होता है, आप किस फ्रीक्वेंसी पे दादा दादी से मिलते हो, जब मिलते हो तो क्या आप क्या करते हो। फिर कितने बच्चे बोलते हैं कि दादी मेरे लिए बनाती है, दादा मेरे लिए गातो लाते हैं, मेरे साथ मैं बाइसिकल चलाता हूँ तो दादा देखते हैं। तो ऐसे सारी चीज़ें जब देखते हैं तो बच्चे भी ऑब्जर्व करते हैं कि एडल्ट कैसे बिहेव करते हैं, कैसे शांति से एक सिचुएशन को हैंडल करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, चूँकि कितनी फैमिलीज़ अब अपने से अलग से रहती है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गए, वो भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन जो एक बॉन्डिंग टाइम है बच्चों के साथ, एज पेरेंट्स भी आपको वो समय निकालना चाहिए। सिर्फ घर, काम और पैसा लाना ही ज़रूरी नहीं है, हाँ सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा भी बच्चों को क्वालिटी टाइम देना, बुज़ुर्गों को क्वालिटी टाइम देना, वो भी ज़रूरी है। अब दूसरा प्रोग्राम देखें तो मैन एज़ केयरिंग पार्टनर्स, इसका नाम अब बदल गया है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे याद था कि मैन एज़ केयरिंग पार्टनर्स। उस प्रोग्राम में हम स्पेशली मैन और बॉयज़ को टारगेट करते हैं। जो घर के मैन और बॉयज़ हैं उनके लिए ये प्रोग्राम होता है, जहाँ उनको समझाया जाता है कि आप एज अ मेल पर्सन कैसे अपने फैमिली को हैंडल आप कर सकते हो। आपके फैमिली में जो फीमेल्स हैं, माँ बहन बेटी बीवी, इनके कैसे आप टेक केयर कर सकते हो, उनका ख्याल रख सकते हो, कैसे आप अच्छे पार्टनर, अच्छे पिता, अच्छे बेटे बन सकते हो या अच्छे भाई बन सकते हो, या फ्यूचर हस्बैंड। तो ये सारे प्रोग्राम्स जब करते हैं तो देखते हैं कि कितने सारे लोग बोलते हैं कि इनको नहीं पता था कि ऐसा होता है, इनको नहीं पता था कि एक औरत का शरीर बदलता है एज के साथ, जैसे मेनोपॉज जिसको बोलते हैं। लेकिन ये सारा कुछ जब समझाता है तो कितने सारे मर्दों को रियलाइज़ होता है कि क्यों सेक्सुअल डिज़ायर कम होने लगती है, क्यों बीवी उनकी बाहर कहीं नहीं जा रही है, उसका शरीर बदल रहा है, उसको थोड़ा टाइम चाहिए, आप उसके साथ एडजस्ट हो, फिर वो धीरे धीरे आप कुछ नया वर्कआउट कर सकते हो आपस में। क्योंकि जब बहुत सारे एक लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, एक लैक ऑफ एजुकेशन होता है, तो उसके वजह से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स होती है, जो कपल में कॉन्फ्लिक्ट लाती है, एक दरार लाती है। यानी कि कहीं ना कहीं एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कहीं ना कहीं सिर्फ एक महिला को इन सभी बातों की जानकारी नहीं होनी चाहिए, उसके परिवार के सदस्यों को भी इन सभी बातों की जानकारी होनी चाहिए। फिर चाहे जो बदलाव हमारा शारीरिक होता है या समय के साथ हमारे जो है लाइफस्टाइल बदलती है, जीने का तरीका बदलता है, या कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि एक घर में हम देखते हैं कि एक पुरुष महिला के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, मतलब कि बातचीत में सम्मान नहीं है, तो बच्चा भी देखते देखते वही सीखता है और जो है पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें जो है दोहराई जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम उसे सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम के ज़रिए रोक नहीं लगाते तो ये जो सिलसिला है चलते रहता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी सारी एक्टिविटीज़ का होना बहुत ज़रूरी होता है हमारी सोसाइटी में।
जी, बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं सारे कैंपेन्स के ज़रिए हम लोगों को और बहुत विक्टिम्स मिलते हैं जो सामने से आके रिपोर्ट करते हैं या बोलते हैं कि हाँ, मेरे परिवार में ऐसा कोई है, या मेरी बेटी है, या मेरी बहू है, या मेरी बहन है। तो जब वो सब ये बातें सुनती हैं, रिलेट करते हैं कि हाँ, इसके साथ ऐसा होता है, तब उनको लगता है कि नहीं, ये गलत हो रहा है, नहीं, इसको हेल्प चाहिए, इसको मदद चाहिए, तो मैं कैसे इसकी मदद कर सकती हूँ। अब ये लोग भी सवाल पूछते हैं कि अगर वो नहीं आना चाहती है जो विक्टिम है, तो हम कैसे उसकी मदद करें। तो जब विक्टिम ही आगे आके नहीं बोलना चाहते कि वो विक्टिम है, तो हम कैसे एक्शन ले पाएंगे। आप उनके बिहाफ पे कुछ बोल सकते हो, लेकिन जो मेन पर्सन है, हमको उनकी मदद करनी है, उनको हमारी मदद की ज़रूरत है। तो अगर वो सामने से आके नहीं बोलेंगी तो हमारे लिए भी मुश्किल होता है। क्योंकि अगर हम उनके यहाँ गए और उन्होंने मना कर दिया, तब क्या। फिर ये सब हम समझाते हैं कि नहीं, अगर वो नहीं आ सकती तो ठीक है, हम एक कदम ले सकते हैं, हम वहाँ जा सकते हैं, हम मिलने जा सकते हैं, लेकिन उनको हमारा कोऑपरेट करना पड़ेगा हमारे साथ। हम जो भी सवाल करेंगे उनका जवाब देना पड़ेगा, ताकि उस बेसिस पे हम भी कुछ उनकी आगे जाके मदद कर सकें। चलिए, एक श्रोता है, उनसे हम मिलते हैं और देखते हैं कौन है लाइन पर। हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है। हेलो, नमस्ते सुमित जी, मैं कटे से आशा जानू बोल रही हूँ। जी, आशा जानू जी। और आज के जो हमारी मेहमान है उनको भी सादर नमस्ते। नमस्ते। और विषय के अनुसार मैं ये बोलना चाहती हूँ सुमित जी कि आज की नारी हो सब पे भारी, क्योंकि भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं जो जुल्म करता है वो तो पाप के भागी होता ही है, पर जो जुल्म सहता है वो भी पाप का भागी होता है। और मैं ये प्रश्न चिन्ह लगाना चाहती हूँ आज के समाज में कि हम नारियां, महिलाएं हिंसा क्यों सहे। वो चाहे बाप बेटी हो, भाई बहन हो या पति पत्नी हो, हिंसा क्यों, ये सोचना चाहिए। अगर पुरुष महिला पर हिंसा कर रहा है तो यदि आपके शरीर को कोई चोट पहुंचाए, आपको एक हल्का सा चोट आती है तो आपको दर्द होता है, तो जरा सोचिए, नारी तो स्वभाव से भी कोमल होती है, उनके शरीर को आप टॉर्चर करते हो तो उनको कितना दर्द, कितनी पीड़ा सहनी होगी। और एक बात ये भी जोड़ना चाहती हूँ, अगर एक पति अपने पत्नी पर अत्याचार कर रहा है, उनको मानसिक या शारीरिक दर्द पहुंचा रहा है, तो ज़रा ये सोच कर देखिए, अगर आपकी एक बेटी है, अगर आपकी बेटी को कोई ऐसा टॉर्चर करेगा तो आपको कैसा लगेगा। तो इन छोटी छोटी बातों को यदि हम विचार करेंगे, घर में, परिवार में बड़े लोगों से सलाह मशवरा करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये हिंसा आएगी ही नहीं। आज की हमारी जो नारी है वो सदा सुरक्षित हर तरफ से होगी। बहुत धन्यवाद आशा जी आपके इन विचारों के लिए। बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं जब हिंसा करने वाला व्यक्ति भी गलत होता है और वहीं जो हिंसा सहता है उसकी भी गलती उतनी ही होती है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स जो है आ जाते हैं करके जो है लोग कभी कभार हिंसा के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि मिनिस्ट्री किस तरह के सर्विसेज जो है प्रोवाइड करती है, या कोई हॉटलाइन है या कोई नंबर है जहाँ पर वो कांटेक्ट करके इन सभी हिंसा के जो खिलाफ है कंप्लेन कर सकती हैं। मिनिस्ट्री की तरफ से जो एक हॉटलाइन 24/7 ऑपरेशनल है वो है 139 139 39। उस पर मंत्रालय ही के ऑफिसर्स हमेशा कार्यरत रहते हैं 24/7। वो फर्स्ट हैंड जो भी आपका असेसमेंट होगा, आपको क्या सेवा चाहिए, किस प्रकार का वायलेंस हो रहा है, वो आपसे पूछ के फिर आपको जो एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको तुरंत पुलिस की ज़रूरत है या एम्बुलेंस की ज़रूरत है, तो वो लोग सारे वो बंदोबस्त कर देंगे। जी, एक और श्रोता है, चलिए उनसे हम मिलते हैं। हेलो, नमस्कार। हेलो जी, नमस्ते सुनीति जी, आपका स्वागत है जी। कौन बोल रही हैं? इंदिरा। जी इंदिरा जी, बताइए आज के विषय पर आप क्या जोड़ना चाहेंगी? मैं देख रही हूँ आपको, बहुत शुक्रिया। आप पहले तो नहीं देखते थे, ऐसे ऐसे वो चित्र से जान पहचान भी हो जाती है। आपको मेहमान को भी नमस्ते कह देना। नमस्ते। आप लोग ऐसे ऐसे प्रोग्राम लाते हैं। आज के हम बारे में जो नारी बीमारी सभी होते हैं, वो इसी बारे में जो अहिंसा भी है, वो अहिंसा के मुताबिक जो जानते हैं आप लोग ज़्यादा हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए किसके नहीं, ये मेरी को आपको शुक्रिया करनी है आज। ओके, ठीक है, बहुत धन्यवाद इंदिरा जी। और बस ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी कोशिश होती है कि आज की चर्चा कार्यक्रम में हर रोज़, आपको तो पता ही है, अलग अलग विषय आते हैं, लेकर आते हैं, अलग अलग महानुभाव जुड़ते हैं जो अपने अपने विषय पर जो है ज़्यादा जानकारी देते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं। यहाँ पर
बहुत से महिलाएं या फिर जो भी हिंसा का शिकार होते हैं, तो उनके लिए एक इमोशनल सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है? क्योंकि ऐसा होता है कि जो महिला हिंसा का शिकार हो रही है वो अपने ही घर में अकेले पड़ जाती है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, उसको समझने वाला कोई नहीं होता है। तो ऐसे में एक इमोशनल सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है, और फैमिली सपोर्ट तो ऑब्वियसली ज़रूरी होता ही, और मंत्रालय भी किस तरह से जो है हेल्प करता है इन सभी के लिए? इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो पहले से टूटी हुई है, अकेली है, और वो खुद क्या करे नहीं समझ में आता है। कितनी कल ही मैंने एक आर्टिकल या किसी का लिखा हुआ मैंने पढ़ा था कि रात के 12 बजने वाले थे और वो किचन में सोच के ये बैठ के सोच रही थी कि कैसे अपने आप को फांसी लगाए। फिर उनकी बेटी ने आके उनसे कुछ बोला, पूछा कि मम्मा सोने क्यों नहीं आ रहे हो वगैरह, चलो मुझे सोना है। तब वो जैसे अंदर से आवाज़ आए कि नहीं, मेरे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, अगर मैं चली जाऊंगी तो उनका क्या होगा, मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, अब बच्चों की ज़िंदगी करनी है, आगे देखना है। तो फिर वो पीछे हट गए, उन्होंने ये कदम नहीं उठाया। तो देखते हैं कि जो घरेलू हिंसा के शिकार हैं उनका सपोर्ट सिस्टम धीरे धीरे वो अपने आप को बहुत काट लेती हैं, आइसोलेट कर लेती है, क्योंकि जो एक मेन पर्सन है घर में वो ही उनको नहीं समझ रहा है, तो किसको कौन उनको समझेगा, वो किससे अपना दुखड़ा रोएंगे। तो इस सिचुएशन में अगर भाई बहन माँ बाप ही पीछे हट जाए, अपनी बेटी का साथ ना दे, भले ही लड़की ने लव मैरिज किया हो, भाग के शादी की हो, कुछ भी की हो, लेकिन जब वो मुश्किल में है, उसको आपकी ज़रूरत है, तो आप पीछे मत हटो। भले ही आपने कह दिया कि तुम मेरे लिए मर चुकी हो, मेरे घर में वापस मत आना, लेकिन जब वो इस दुनिया से चली जाएगी तब आप क्या करोगे? तब रोगे कि हाँ मेरी बेटी थी, हाँ उसने ऐसे मेरी बेटी को टॉर्चर किया। तो जब बेटी ज़िंदा थी तब आपने क्या किया? इसीलिए आप उसका सपोर्ट करो, भले ही आप गुस्सा हो उसके फ़ैसले से, आपने मना किया था कि इसके साथ शादी मत करो, उसने किया, लेकिन अब जब वो मुश्किल में है, प्रॉब्लम में है, तो उसका साथ दो। अगर आप अपने पास नहीं ला सकते हो उसको, तो एक ऐसे जगह पे रखो जहाँ वो सेफ़ रहे, वो और उसके बच्चे दोनों, किस प्रकार से आप उसकी सुरक्षा कर सको। या अगर वो जॉब करती हो, आत्मनिर्भर हो, तो कैसे वो अपना फाइनेंस ऐसे हैंडल करे कि वो अलग रह के भी अपने बच्चों को, अपने आप को संभाल सके। तो जो एक इमोशनल सपोर्ट है कि हाँ हम हैं आपके साथ, ये परिवार की तरफ से बहुत ज़रूरी है, या दोस्तों की तरफ से कि ब्लेम ना करे, या कलीग्स की तरफ से कि उस बात का गॉसिप ना बनाए ऑफिस में कि तुमको नहीं पता इसकी बीवी इसके साथ ऐसे करती है, इसके पति इसके साथ ऐसे करता है, इसी में कोई गड़बड़ होगी, इसी ने कुछ किया होगा, ऐसे ब्लेम ना करे बिना पूरी बात जाने। क्योंकि किसी को जज करना आसान है, लेकिन उसकी मुश्किल समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब मिनिस्ट्री की तरफ से जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है वो हमेशा से था, है और रहेगा, और वो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन इसमें भी देखते हैं कि हम अपॉइंटमेंट दे देते हैं। अब जो काम करने वाली महिलाएं हैं वो बार बार छुट्टी नहीं ले पाती हैं आने के लिए, या ऑफिस में बताना नहीं चाहते हैं कि वो इन परिस्थितियों से गुजर रही हैं, इसलिए उनको साइकोलॉजिस्ट से मिलना है। और साइकोलॉजिस्ट से मिलना भी यहाँ अभी भी एक टाबू है कि मोपाफू जिमुनफू के अलावा नहीं, ये सब नहीं है। वो डिप्रेशन की शिकार भी हो सकती है, वो एंग्जाइटी की शिकार हो सकती है, ट्रॉमा की शिकार हो सकती है। और तो अभी के समय में ये जो मेंटल इलनेस है, इसके जो केसेस है काफ़ी बढ़ते जा रही है, क्योंकि ऐसा होता है कि हम जब जिस भी प्रॉब्लम से गुजर रहे, अगर उस प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करते तो समय के साथ साथ उसका जो है सीधा असर हमारे हेल्थ पर पड़ता है। और आजकल बहुत से लोग मेंटल हेल्थ का शिकार हो रहे हैं। यहाँ पे मेंटल हेल्थ का ये मतलब नहीं है कि एक व्यक्ति, जैसे आपने कहा कि पागल है या कोई अलग प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम में जो है सल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे, तो एक साइकोलॉजिस्ट वहाँ पर आता है और वो आपकी मदद करता है आपकी बातों को समझने के लिए, और आपको सलाह देता है। बिल्कुल, क्योंकि अब जब एक तूफान से में हो, आप तूफान से घिरे हुए हो, तो आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन जो एक आदमी बाहर से आपको अंदर देख पा रहा है, वो उसको पता होगा कि आपको कैसे गाइड करके सलामती से बाहर लाए। तो यही काम है, यही करते हैं। वो आपको डायरेक्टली सलाह नहीं देंगे, वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको गाइड करेंगे कि आपने मुझे ऐसे बताया, तो अब आप बताओ कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं। अगर आपको पति से प्रॉब्लम है, आप पति को बुलाना चाहते हैं ऑफिस में, हम एक कपल काउंसलिंग करें देखने के लिए कि कैसे आपके प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। एलिमिनेट नहीं कर सकते तो कम कर सकते हैं, कैसे आप दोनों के बीच में बातचीत बढ़ा सकते हैं, कम्युनिकेशन बढ़ा सकते हैं। अब कम्युनिकेशन भी होता है कि गुड कम्युनिकेशन, बैड कम्युनिकेशन। हम गुड पे ज़्यादा एम्फोसिस डालते हैं, क्योंकि बैड कम्युनिकेशन की वजह से सारे प्रॉब्लम्स हुए।
कुछ नहीं बोलने से या गलत बोलने से, अब उसको कैसे सुधारा जाए, कैसे ठीक से एक दूसरे से बात किया जाए, वर्ड्स पे ध्यान दिया जाए, टोन पे ध्यान दिया जाए। ये सब जो हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उन चीज़ों का कितना महत्व है ये बाद में समझ में आता है। जी। अब फिर होता है कि कभी कभी पति ठीक है, फैमिली के साथ प्रॉब्लम है, तो अब फैमिली को कैसे वन बाय वन एक एक करके इन्वॉल्व करके समझाते हैं कि ठीक है ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इसका ये असर हो रहा है आपकी बेटी पे या बहू पे या बच्ची पे। तो अब आप अपने बिहेवियर को, अपने रवैये को कैसे इम्प्रूव करो ताकि आपका रिश्ता भी इम्प्रूव हो, सुधर जाए, संभल जाए। तो चलिए, आज का जो हमारा कार्यक्रम है महिलाओं पर आधारित है। आज एक विशेष दिन है और देखते ही देखते कार्यक्रम के लगभग हम अंत तक आ गए हैं, जहां पर हमने बात की कि आज का जो दिन है महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने का, तो किस तरह से जो है महिला हो या पुरुष हो, दोनों को एक ही नज़र से हमारे समाज में, हमारे देश में देखा जाता है। तो फिर हिंसा एक ही पर क्यों, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। और अगर आप पर किसी भी रूप में हिंसा हो रही है तो मंत्रालय है और अन्य जो है बॉडीज़ है जो साथ में मिलके काम करते हैं आपकी मदद के लिए, तो आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए, आपको इनकी ओर जाना चाहिए। और जाने से पहले अनंतिका जी, आप क्या मैसेज जो है देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं और दर्शकों को? जी, जाने से पहले मैं फिर से हॉटलाइन के बारे में बोलना चाहूँगी। हॉटलाइन 139-139-139, ये 24/7 ऑपरेशनल है। जिनके पास स्मार्टफोन्स है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है लिस्पो जो प्ले स्टोर पे है, वो डाउनलोड करें। अगर आप किसी एक सिचुएशन में हैं जहां आप कॉल नहीं कर सकती हैं, तो उस पर एक पैनिक बटन होता है लाल कलर का, आप उसको दबाएं। पुलिस आपके साथ संपर्क में आएगी और आपसे जो भी इंफॉर्मेशन वो पूछेंगे आप उनको बताएं, ताकि वो आपकी जल्द से जल्द आके मदद कर पाए। ये दोनों हो गए हॉटलाइन। फिर बच्चों के लिए भी, चूँकि अब सब साथ में आ गए हैं, तो बच्चों के लिए भी, बच्चों पे हिंसा, निग्लेक्ट, अब्यूज़, बच्चे जो एट रिस्क होते हैं, उनके लिए हॉटलाइन है 113-113-113। उस पर आप कॉल कर सकते हैं। जब बच्चे बोलते हैं तो वो माइनर्स, मतलब अंडर 18, ये नहीं कि 25-26 उम्र के बच्चे जब परेशान कर रहे हैं, वो नहीं, अंडर 18। अडल्ट के लिए 139-139। अब जो मैं एक मैसेज देना चाहूँगी, मैं यही बोलूँगी कि अगर आप घरेलू हिंसा की शिकार हो या जेंडर बेस्ड वायलेंस की शिकार हो, तो आप सामने आके आप रिपोर्ट करो, आप बताओ, फिर हम आपके केस टू केस बेसिस पे आपकी मदद करेंगे। लीगल एडवाइस है जो वो भी फ्री है, साइकोलॉजिकल असिस्टेंस है जो फ्री है। हम लोग साइड विजिट्स भी करते हैं देखने के लिए कि आप जहाँ हैं आप सुरक्षित हो या नहीं। अगर आप मूव भी कर रहे हो, शिफ्ट भी कर रहे हो कहीं, तो वहाँ भी हम आपके देख सकते हैं कि आपका सिक्योरिटी कैसा है। अगर आप पेरेंट्स को बुलाना चाहो तो वो भी कर सकते हैं ऑफिस में। अगर आपके पास कहीं जाने के लिए जगह नहीं है, तो जो शेल्टर सर्विसेज है, भले ही टेम्प्रोरी हो, लेकिन एक शेल्टर सर्विसेज है जहाँ आप अपनी सुरक्षा के लिए जा सकते हो, और इसका भी बंदोबस्त मिनिस्ट्री करती है। और उसके अलावा मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आप शिकार हो या आप किसी को जानते हो जो शिकार है, तो वो चुप ना रहे। आप उनको एनकरेज करो कि वो सामने आके बोले कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे मदद चाहिए। हमारे पास हर एक प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, लेकिन हम जितनी हमसे हो सकती है, हम कम से कम उसको कम करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि एलिमिनेट अभी तक तो बोलना अच्छा लगता है, अभी उस स्टेज पे आए नहीं है, लेकिन जब तक आप रिपोर्ट नहीं करोगे तब तक और कानून सख्त नहीं होंगे, जिससे और सच में देखा जाए कि केसेस कम हो रहे हैं। जिस दिन केसेस कम होने लगे तब शायद हमको लगेगा कि हाँ भले ही अब सच में लोग समझने लगे हैं, अकल आ गई है अगर बोलूँ तो, कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो वल्नरेबल है तो उनकी हिफाजत करनी चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। तो बस यही है कि आप सामने से आके मदद मांगे, हम हैं। अगर आप अकेले हो तो आप अपने आप को अकेले ना समझो, हम लोग हैं आपके साथ। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आनंदिका जी इन सभी जानकारियों के लिए। आज के इस विषय को लेकर आपने बहुत गहराई से समझाया, और जितने भी श्रोता और दर्शकों ने हमारा साथ दिया आज की चर्चा इस कार्यक्रम के अंतर्गत, आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम से जो है आप भी लाभ उठा पाए। और इस कार्यक्रम जो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड फैमिली वेलफेयर के सौजन्य से चलाया गया। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर तकनीक पर हमें जो है कादिया का सहयोग मिला, और साथ ही प्रोडक्शन से जो है हमारे साथ देव है, फिर हमारे साथ दीपशिका है। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो महिलाओं की सुरक्षा जो है कहीं ना कहीं पूरे परिवार और समाज की जिम्मेदारी होती है, तो हमें एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए
और सामाजिक प्राणी होने के रूप में हमें समाज में एक दूसरे का साथ हमेशा देना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। जल्द हमारी आपकी भेंट जल्द होगी। तो नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को। आज की चर्चा।